नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत लंबे टाइम के बाद एक वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में आखिर हो क्या रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो भूकंप आया है इसके बारे में थोड़ा हमको एनालिसिस दे दो। तो चलो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको महाराष्ट्र की राजनीति का जो है एनालिसिस आपको देना चाहता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यू नो द ड्रिल, लाइक करना है, शेयर करना है, कॉमेंट करना है, अच्छी ही कॉमेंट करना है एंड आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन दबाना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का विषय महाराष्ट्र की राजनीति और सबसे पहला सवाल जो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र में बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस की जगह पर एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया। अब ये एक बहुत सोची समझी हुई स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी का मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस देने वाला हूँ। देखिए, बहुत लोग आपको मीडिया में कहते होंगे कि भाई शिव सैनिक को सीएम बनाया तो उद्धव ठाकरे के हाथ से जो मॉरल ग्राउंड है उनका वो छीन लिया गया ताकि दे कैन सेव द फेस, कि शिवसेना पार्टी में वर्टिकल स्प्लिट जो उन्होंने किया उसका वो एक ये लोग कहीं एमएलए चले ना जाए, शायद इसके लिए उनको एक सेफ्टी के लिए उनको सीएम बनाया। लेकिन ये सब ऊपरी रीजंस है, मैं आपको रियल रीज़न देना चाहता हूँ। और असली रीज़न ये है कि नेशनलिस्ट वोट बैंक, हिंदुत्व की वोट बैंक, जिसका अननेसेसरीली एक मेजर डिवीजन हुआ था जब शिवसेना ने एक छलांग लगाकर वो ऑपोजिट साइड खेमे में चले गए। जिनके विचार अलग, जिनके मुद्दे अलग, उनके साथ जाके शिवसेना बैठ गई। लेकिन इतने सालों से शिवसेना के लोग, उनके लीडर्स और उनके आम सपोर्टर, जो आम लोग हैं जो उनको वोट करते हमेशा से, उन सब के विचार, उन सब के मुद्दे एक ही है जो बीजेपी के हैं। तो अननेसेसरीली हमारी वोट बैंक में, हमारे नेशनलिस्ट वोट बैंक में एक डेंट क्यों पड़ने दे एक इंसान की जिद की वजह से। 2024 ही नहीं लेकिन आने वाले 20 साल तक वो शिवसेना के और उनके वोटर्स के जो विचारधारा है वही बीजेपी की विचारधारा है। आप कोई भी विषय उठा लीजिए, कश्मीर से लेकर के आप काशी विश्वनाथ का भी मुद्दा उठाइए, मथुरा का मुद्दा उठाइए, आज नुपुर शर्मा जी के साथ जो वैसा मुद्दा उठाइए, कोई भी विषय आप उठाइए, आप बांग्लादेश के इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा, हर एक चीज़ में शिवसेना और बीजेपी का एक ही एजेंडा है। तो फिर वोट बैंक में हम स्प्लिट क्यों होने दें, उन लोगों को हम अलग क्यों होने दें हमारे से। राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने दुश्मन को आइडेंटिफाई करना, किससे दुश्मनी करनी है, किससे दुश्मनी नहीं करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उद्धव ठाकरे ने गलती की, जिससे दोस्ती करने थे उससे दुश्मनी की, जिससे दुश्मनी करने थे उससे दोस्ती की। लेकिन बीजेपी ने वो गलती नहीं की। वो जानते कि हमारा असली दुश्मन शिवसेना के लोग भी नहीं है, उनके वोटर्स भी नहीं है, उनके लीडर्स भी नहीं है। हमारा दुश्मन है शरद पवार और उनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी है 2024 में सबको इकट्ठा करके मोदी जी को हराने की, और वो जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो बहुत ही देश में आज एक निगेटिव रास्ते पर लेके जाने वाली विचारधारा है, उसका हमारा मेन विरोध है। तो शिवसेना का हम अननेसेसरी विरोध क्यों करें जबकि उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। इसीलिए शिवसेना में एक वर्टिकल स्प्लिट होना बहुत इंपॉर्टेंट था। इस वर्टिकल स्प्लिट से डायरेक्टली उद्धव और उसकी कॉटरी अलग हो जाती है और बाकी लोग अलग हो जाते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी था। एक तरीके से बीजेपी शिवसेना को बचा रही है, वो उसको बर्बाद नहीं कर रही है, क्योंकि उससे इस अगर वो चाहती तो वो लोग अपने में भी मर्ज कर सकते थे उनको, लेकिन उन्होंने मर्ज करके भी सीएम बना सकते थे। लेकिन उन्होंने एक वर्टिकल स्प्लिट करके उन्हें सीएम बनाया ताकि इस पूरे वोट बैंक को, इस विचारधारा को और इस पूरे आइडियोलॉजी, सेम आइडियोलॉजी वाले लोगों में आपसी झगड़ा ना हो। कि हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि हम अंदर अंदर ही झगड़ते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 2024 और आने वाले 20 साल तक बीजेपी के लिए फायदेमंद होने वाला है। और दूसरा तो आप जानते ही हैं कि शिंदे जी एक मराठा लीडर है। महाराष्ट्र में मराठा एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल कम्युनिटी है। उसके साथ साथ एक शिवसैनिक को सीएम बना करके शिवसेना का जो कैडर लेवल फाइटिंग हो सकता था, लोग कहेंगे राइट्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो भी प्रिवेंट हो जाता है। और बीजेपी को कोई ये भी नहीं कह सकता कि भाई आपने सत्ता के लालच में ये किया। और उन्होंने तो कहा भी था देवेंद्र फडणवीस जी ने कि मुझे सीएम नहीं बनना, लेकिन पार्टी के आदेश से मैं डिप्यूटी सीएम का पद ले रहा हूँ। अब राजनीति में एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। बहुत लोग हमेशा कहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स जो है ये ऐसे मंत्री पद देना, ये सब करना, ये पॉलिटिक्स होता है। लेकिन उसके अलावा दो और चीज़ें होती है, उसको पॉलिटी और पॉलिसी बोलते हैं। पॉलिटी इज़ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स के अपॉइंटमेंट से लेकर के पॉलिटिकल गवर्नेंस का डायरेक्शन किस तरफ होगा, पॉलिसी किस तरफ बनेगी, पॉलिसी का अपना एजेंडा क्या होगा, नेशनल डेवलपमेंट के हिसाब से महाराष्ट्र इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर द कंट्रीज ग्रोथ।
और उसकी पॉलिसी और पॉलिटी में अगर ऐसे लोगों का 3 जन का अलग अलग विचारधारा, कोई डायरेक्शन नहीं, उससे देश का बहुत नुकसान होता है। आज पॉलिटी और पॉलिसी पे इफेक्टिवली बीजेपी का कंट्रोल है, क्योंकि शिंदे के पास कोई ऐसा सेटअप अवेलेबल नहीं है जो बीजेपी के पास अवेलेबल है। अब बीजेपी के डिप्यूटी सीएम होने से वो पॉलिटी कंटिन्यू भी रहती है और पॉलिटिक्स में भी उन्हें एक एज मिलती है, क्योंकि वो डिप्यूटी सीएम भी है और डेफिनेटली उनको पूछे बिना तो कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। और ये भी है कि भाई अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें भी बीजेपी के लोग, मैक्सिमम लोग मंत्री होंगे। तो एक तरीके से सब चीज़ इसमें बैलेंस हो जाती है। अब इसके लिए एक छोटी प्राइस पे करनी पड़ेगी। देवेंद्र फडणवीस जी डिप्यूटी सीएम बन सकते हैं और उनको सीएम बना करके ये छोटी प्राइस पे एक लंबे समय का एक बहुत रास्ता जो है वो साफ़ हो जाता है। तो ये एक बहुत लंबे समय की सोची हुई स्ट्रैटेजी है। ये कोई 2 दिन में लिया हुआ डिसीजन हो ही नहीं सकता। ये एक स्ट्रैटेजिकल डिसीजन है जिसके लिए काफ़ी टाइम से ये लोग सोच रहे हैं। अब मुझे कोई पूछेगा कि भाई यही करना था तो भाई शिवसेना के साथ पहले उद्धव ठाकरे को सीएम क्यों नहीं बनाया? उद्धव ठाकरे को पहले अगर सीएम बना दिया होता तो ये एजेंडा अचीव फुल्ली नहीं होता, क्योंकि पहले तो उद्धव ठाकरे काम खुद इन्वॉल्व नहीं होते डायरेक्टली कोई काम में। वो वर्क फ्रॉम होम करने वाले लीडर हैं। उनको चाहते कि जैसे उनके पिताजी के लोग घर आकर के सब पैर छू के सब रिस्पेक्ट देते थे, वैसा ही मुझे इक्वली मुझे रिस्पेक्ट दे, जो कि हो नहीं सकता। आपको पहले काम करना पड़ेगा और फिर आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, बट वो करना नहीं चाहते। सो उनको पहले से अगर सत्ता दे दी होती तो वो अपने अपने लोगों में अपना अपना काम कर दे जाते। हर चीज़ में वो 2014 से 2019 में भी वो मोदी जी और उनके हर एजेंडा में ही वुड पॉइंट फिंगर्स, और हर चीज़ में वो अपना अपना खुद का ये खाली मीडिया में दिखाने के लिए ही वुड चेंज सर्टन थिंग्स, जो कि देश के लिए और महाराष्ट्र के हित में ना होता। अब शिंदे जी वो कभी नहीं करेंगे। वो नेशनल गवर्नमेंट के साथ यानी यूनियन गवर्नमेंट के साथ कभी फाइट्स पिकअप नहीं करेंगे। वो उनके साथ अलाइन होकर काम करेंगे। सेंटर स्टेट अलाइनमेंट अगर होता है डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ज़रूरी है। उद्धव ठाकरे के वक्त सेंटर स्टेट अलाइनमेंट फुल्ली नहीं होता, क्योंकि उन्हें अपना ये दिखाना है कि मैं सेंटर से भी बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं प्रेसिडेंट से भी बड़ा हूँ। वो गवर्नर को भी टॉन्ट मार रहे हैं अपनी लास्ट स्पीच में। तो इमेजिन उस इंसान का एरोगेंस कितना है। और अब आप सोचेंगे कि भाई शिंदे जी ने इतना बड़ा रिस्क लिया क्यों? इसका भी कारण है उद्धव ठाकरे। मैं 2014 की एक स्पीच में शरद पवार जी ने, मैं उनसे इस बात में बिल्कुल सहमत हूँ, उन्होंने खुद नहीं कहा था, मैं तो नहीं कह रहा, शरद पवार जी ने कहा था कि उद्धव ठाकरे का रियल नेम होना चाहिए उद्धट ठाकरे। उद्धट मतलब मराठी में एरोगेंट। तो उनका ईगो और एरोगेंस से ही कंटाल करके नारायण राणे, राज ठाकरे जैसे लोग शिवसेना से दूर हुए हैं। और वो और उनकी वो चंडाल चौकड़ी, जिनको नाम पता है बहुत अच्छी बात है, मैं नाम इस वीडियो में लेने नहीं वाला, लेकिन वो इनके अलावा किसी की सुनते नहीं हैं। उन्हें कोई चीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना नहीं होता है। वो चाहते हैं कि मेरे पिताजी की एग्जैक्ट सेम रिस्पेक्ट मुझे मिले, लेकिन वो अपने पिताजी के बारे में क्या जानते हैं? मैं आपको बताता हूँ बाड़ा साहेब के बारे में। बाड़ा साहेब 1966 में शिवसेना में आए। उसके 8-10 साल पहले जब विंस्टन चर्चिल का 80th बर्थडे था, तब उनके कार्टून बायोग्राफी बनी थी। उसमें से 3 कार्टून बाड़ा साहेब ठाकरे के थे। ये बाड़ा साहेब ठाकरे का पॉलिटिकल एक्यूमेन है। क्या ये एक्यूमेन उद्धव ठाकरे में है? बाड़ा साहेब ठाकरे को हमने लास्ट में देखा है कि वो घर में बैठते थे और लोग उनके पास आके आशीर्वाद लेते थे, लेकिन ही डिडंट स्टार्ट आउट लाइक दिस। 1966 से लेकर के ये स्टेज आने में 40-50 साल लगे। उन्होंने बॉनेट पे खड़े रह के भाषण दिया है। एक जिले महाराष्ट्र में वो गए, एक नेता को उन्होंने खड़ा किया, एक जन को वो एक्सेसिबल है। आज उद्धव ठाकरे अपने लोगों को एक्सेसिबल नहीं है। आज इस पूरे सैंडविच गवर्नमेंट में शिवसेना इज बीइंग कॉर्नर्ड। एनसीपी का जो एग्रेसिव ग्रोथ हो रहा है, एनसीपी इज इफेक्टिवली लीडिंग द होल गवर्नमेंट। और क्यों ना हो, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हर चीज़ में शरद पवार डील करते हैं, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को अजित पवार डील करते हैं, बाकी कुछ सेंटर की मैटर तो कांग्रेस अपना स्टैंड ले लेता है, तो उद्धव ठाकरे घर में बैठते हैं। तो डेफिनेटली एनसीपी और कांग्रेस का से तो बढ़ेगा गवर्नेंस में, अगर उद्धव ठाकरे घर में बैठे रहेंगे तो एक तरीके से शिवसेना के लोगों को अपने इलाके में एक सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था, और उस चीज़ से इन सभी लोगों का पॉलिटिकल करियर खतरे में आ जाता। तो एक इंसान के लिए सब लोग क्यों मरे? एक इंसान के लिए, कैप्टन ऑफ द शिप के लिए पूरी शिप डुबा दी जाए क्या? तो बेटर ऑप्शन ये है कि कैप्टन को ही चेंज किया जाए। तो शिवसेना के लोगों ने ये करने की कोशिश की है कि भाई उन्होंने कैप्टन को चेंज करने की कोशिश की। अब आने वाले दिनों में शिंदे शिवसेना पर कंट्रोल भी जमा सकते हैं। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा टेक्निकलिटीज़ भी इन्वॉल्व है। इलेक्शन कमीशन के थ्रू ये हो सकता है। पहले भी देश में कई पार्टियों के साथ ऐसा हुआ भी है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन आज की वास्तविकता ये है कि रियल दुश्मन जो बीजेपी का था वो था शरद पवार, और उनको यहाँ पर चेकमेट करने की कोशिश की है उद्धव ठाकरे। अभी आप चेस की गेम अगर आप खेलते होंगे तो आपको पता होगा कि जीतता वो है जब राजा सामने वाले का चेकमेट होता है। रानी या हाथी को मारने से गेम जीती नहीं जाती। इस गेम का राजा था शरद पवार, उनको चेकमेट किया था।
और उद्धव ठाकरे जो है वो शरद पवार के शैडो बन के रह रहे थे, और वो शैडो उनको उस शैडो को वो अपना ऑगमेंटेड रियलिटी, एक वर्चुअल वर्ल्ड में वो अपने आप को इसका कर्तृत्व समझ रहे थे। राज ठाकरे ने भी अपने ट्वीट में कहा कि जब इंसान अपने नसीब को अपना कर्तृत्व समझता है तब वहाँ से उसका पतन स्टार्ट होता है। उद्धव ठाकरे का ये ऑगमेंटेड रियलिटी जो था वो उसके ऊपर एक वो जो बबल उन्होंने किया था वो बबल आज बीजेपी ने फोड़ दिया है, एंड नाउ वो धराशायी हो गए। उनके पास ही इज़ ग्राउंडलेस और वो ही इज़ फ्रैंक्टिकली रनिंग टू सेव हिज पार्टी। आज से पहले आपने इतने सालों में कभी सुना है उद्धव ठाकरे ने अपने जिला प्रमुखों से बात की, अपने शाखा प्रमुखों से बात की, उप शाखा प्रमुखों से बात की? आज जब पार्टी में ही इज़ कॉर्नर्ड तब उनको इन सब लोग की याद आई है। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे ऐसा लगता है कि जब शिंदे जी वापस आएंगे, पूरी गवर्नमेंट एक्सपांड होगी, तो स्लोली शिवसेना उनके पीछे पीछे कंसोलिडेट होती जाएगी, एंड ये लोग और उनके कॉटरी दे विल बी लेफ्ट अलोन। अब इसमें अजित पवार भी, बहुत लोग कहते हैं कि वो बीजेपी के साथ है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि ही इज़ फॉर हिमसेल्फ। उनका टारगेट है शरद पवार की लेगेसी, जो कि शरद पवार उनकी बेटी को देना चाहते थे, और इससे एक तरीके से अजित पवार का भी थोड़ा फ़ायदा हुआ है, बिकॉज वो कह सकते हैं कि भाई इसमें शरद पवार और सुप्रिया सुले का रोल था, मैं तो उनको फॉलो कर रहा था, अब आप मुझे फॉलो कीजिए तो आई विल प्रिवेंट यू फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ डिजास्टर्स। तो ही कैन वर्चुअली स्टार्ट क्लेमिंग द एनसीपीज लेगेसी, शरद पवार लेगेसी, जो कि सुप्रिया सुले को मिलने वाली थी। तो डेफिनेटली ही विल ऑल्सो हैव एन एज इन द फ्यूचर डेज, बट राइट नाउ इट इज़ एडवांटेज बीजेपी, इट इज़ एडवांटेज शिंदे कैंप, इट इज़ ऑल्सो एज फॉर एमएनएस, जो कि आगे जाके एक प्लेयर बन सकता है। लेकिन उद्धव ठाकरे इज कॉर्नर्ड, शरद पवार इज चेकमेट। 2024 के बाद आई डोंट थिंक एनी फ्यूचर फॉर हिम। लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक में मुझे लगता है कि मैं एक दो चीज़ जो मराठी में कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मराठी में, वैसे तो मुझे पूरा वीडियो मराठी में बनाना था, लेकिन जो महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं उनको भी समझ में आना चाहिए, इसके लिए मैंने हिंदी में बोला। मराठीमध्ये मी सांगू इच्छितो की देवेंद्र फडणवीस साहेब, मी जेव्हा शाळेत होतो तेव्हा मी नेहमी सगळ्यांना सांगायचो की बाळासाहेबांच्या नावात एक विरोधाभास आहे, त्यांचं नाव बाळ आहे पण ते माणूस बाप आहेत। तुमच्या नावात एक समन्वय आहे, विरोधाभास नाही पण एक समन्वय आहे, की तुमचं नाव देव आहे पण तुमचं मनसुद्धा देवासारखं आहे। आज आपल्या पौराणिक कथामध्ये सगळीकडे आपण पाहतो की देवेंद्र हे असे असतात की स्वतःचे सिंहासन कधी सोडत नाही, पण तुम्ही देवेंद्रपेक्षाही वरचे निघालात, तुम्ही स्वतःचं सिंहासन सोडलं, आणि तो सिंहासन जर तुम्ही सोडला मुख्यमंत्री पदाचा, तर तुम्हाला आज एक त्यापेक्षाही मोठा सिंहासन मिळालेला आहे। तो सिंहासन आहे आमचा मनाचं सिंहासन। तुम्ही हिंदुत्वासाठी, हिंदुत्व म्हणजे आपलं राष्ट्रीयत्व आहे। सावरकरांनी सांगितले हिंदुत्व म्हणजे राष्ट्रीय, हिंदू भूमीला पुण्यभूमी आणि पितृभूमी मानणारे लोक ते हिंदू आहेत, आणि हे जे आपलं राष्ट्रीयत्व आहे ह्याच्यासाठी तुम्ही हा जो त्याग केलेला आहे, तुम्ही आमच्या मनात हा स्थान मिळवलेला आहे, आणि हा स्थान कायमस्वरूपी तुमचाच राहणार आहे। अटलजींबद्दल, शास्त्रीजींबद्दल, मनोहर पर्रिकरांबद्दल जो स्थान आहे आज, तो स्थान, ती भावना ती तुमच्यासाठी सुद्धा आहे। आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब, जेव्हा मी बाळासाहेबांना हिंदू हृदय सम्राट असं म्हणतो, तुम्हाला मी हिंदुत्वाच्या सरसेनापती म्हणणार आहे। तुम्हाला आज मी नमस्कार करतो, तुम्हाला वंदन करतो, आणि तुम्हाला मी पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, जय भवानी, जय शिवाजी।